हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, मंडे से हम लोग ने पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज की शुरुआत की थी, तो इसे शॉर्ट में हम लोग PQRS कहते हैं। तो PQRS के आज सेकंड पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं उन्हें बता दें कि हम लोग ने इस चैनल पे पॉलिटी के लिए एक टेस्ट सीरीज की शुरुआत की है जिसका नाम है पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज। तो इस सीरीज में होगा क्या, वी विल बी सॉल्विंग अप्रॉक्सीमेटली 200 क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी पर डे। हम लोग 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जो भी क्वेश्चन होंगे वो सभी क्वेश्चन यूपीएससी के लेवल के होंगे। यूपीएससी व यूपीपीसीएस के लेवल के हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग इस सीरीज को सीरियसली फॉलो करते हैं और लगातार फॉलो करते हैं तो आप में जब ये सीरीज समाप्त होगी तो आप में एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग जब भी एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आप लोग पॉलिटी के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यदि आप लोग इस सीरीज को लगातार फॉलो करेंगे तो इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में आएगा और जब भी आप लोग एग्जाम हॉल में जाएंगे तो आपके क्वेश्चन पॉलिटी के लगभग सही होंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं PQRS के सेकंड पार्ट से। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं PQRS पार्ट 2। तो PQRS का फुल फॉर्म क्या है, पॉलिटी क्वेश्चन रिवीजन सीरीज। तो ये जो सीरीज है, जो पहली बार यूपीएससी का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं या जो पहली बार पीसीएस का प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग इस सीरीज को कंसिस्टेंटली फॉलो करें सो दैट आपका पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो पॉलिटी एक इजी सेक्शन होता है, यहाँ से यदि आपके क्वेश्चन सरल होते हैं यानी आपके क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके जो प्रीलिम्स IAS का प्रीलिम्स हो चाहे PCS का प्रीलिम्स हो उस प्रीलिम्स में क्वालिफाई होने की संभावना बढ़ जाती है। तो आप लोग इसे सीरियसली लीजिए और हम लोग आज शुरुआत करते हैं PQRS का सेकेंड पार्ट। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, पंथ निरपेक्ष, एक मिनट गाइस, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है। पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में ए ऑप्शन, राज्य का कोई धर्म नहीं है, राज्य का कोई धर्म नहीं है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, राज्य, बी ऑप्शन कर लीजिए, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, समान व्यवहार करेगा। सी ऑप्शन क्या है, दोनों। डी ऑप्शन क्या है, कोई नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो IAS में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसी तरह के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके यूपीएससी व PCS के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब क्या होता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और जो राज्य होगा वो सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। जैसे वर्तमान में जो सरकार है, सरकार का कोई धर्म नहीं, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, सभी धर्मों के साथ सरकार समान व्यवहार करेगी। तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, जबकि आपने देखा होगा कि पाकिस्तान एक इस्लामिक राज्य है। तो पाकिस्तान की जो नीतियाँ होंगी वो इस्लाम धर्म के आसपास इस्लाम धर्म से प्रभावित होगी। तो लेकिन जो भारत होगा, भारत की जो नीतियाँ होंगी वो सभी धर्मों के लिए समान होंगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का मतलब ये होता है कि सरकार बोली या राज्य बोली, सरकार या राज्य का कोई धर्म नहीं होता, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। सरकार की जो भी नीतियाँ होंगी वो हिंदू के लिए भी होंगी, वो मुस्लिम के लिए भी होंगी, वो सिख के लिए भी होंगी और वो ईसाई के लिए भी होंगी। तो पंथ निरपेक्ष राज्य में सरकार का कोई धर्म नहीं होता, राज्य का कोई धर्म नहीं होता और सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो इसे आप लोग देखिए, राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, राज्य सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा। तो पंथ निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता, राज्य या सरकार का कोई धर्म नहीं होता है, सरकार सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करती है। तो ये भी सही है। तो इस हिसाब तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। तो जैसे इसको डिटेल में समझते हैं, जैसे सरकार हो गई या राज्य हो गई
जो भी सरकार की नीतियां होंगी वो सभी धर्मों के लिए समान होंगी, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो ईसाई हो। तो सरकार या राज्य का कोई धर्म नहीं होता, वो सभी जो भी सरकार की नीतियां होंगी वो सभी धर्मों के लिए समान होंगी, जो भी पॉलिसी बनेगी वो सभी धर्मों के लिए समान होंगी। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कहीं पे भी आप लोग को डाउट हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में डाउट हो, तो उस क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कर दिया जाएगा। एक मिनट क्वेश्चन गाइस। अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। पंथ निरपेक्ष शब्द को पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। मूल संविधान में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट कि पंथ निरपेक्ष शब्द को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन सेकंड क्या कहता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट सही है, पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख मूल संविधान में कहीं भी नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही है। पंथ निरपेक्ष शब्द को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो इसका आंसर आप लोग जरा गैस करिए क्या होगा। ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन केवल सेकंड, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग जरा 10 सेकंड गैस करिए कि क्या होगा। पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख मूल संविधान में नहीं है और पंथ निरपेक्ष शब्द को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हमारे संविधान में जोड़ा गया है। तो इन दोनों स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है, आप लोग इस आंसर को गैस करिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द को 44 संविधान संशोधन 1978 के द्वारा नहीं जोड़ा गया था। इस शब्द को पंथ निरपेक्ष शब्द को 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो पंथ निरपेक्ष शब्द को 42 संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। 42 ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और जो 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, इसके अलावा पंथ निरपेक्ष शब्द के अलावा समाजवाद व अखंडता, तीन शब्दों को 42 संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। प्रस्तावना में कौन से हो गए? पहला तो हो गया समाजवाद, अखंडता व प्रस्तावना। इन तीन शब्दों को 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान में शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किन तीन शब्दों को 42 संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हमारे संविधान की प्रस्तावना में शामिल किया गया था। तो समाजवाद, पंथ निरपेक्ष व अखंडता, इन तीन शब्दों को हमारे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपने देख लिया, इसका आंसर क्या होगा? पहला सही है, सेकंड गलत है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट। तो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में निहित
प्रस्तावना में शामिल, प्रस्तावना में निहित, प्रस्तावना में निहित गणतंत्र, गणतंत्र का अर्थ है, गणतंत्र का अर्थ। तो गणतंत्र आपके लिए कीवर्ड हो गया। आप लोग बिल्कुल उन शब्दों को ढूंढिए जहां से क्वेश्चन का आंसर निकल सकता है। गणतंत्र का अर्थ है पहला ऑप्शन, जो राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्र का प्रधान चयनित होगा, चयनित होगा, पहला ऑप्शन ये है। बी ऑप्शन, राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होगा, राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। थर्ड ऑप्शन सी ऑप्शन, राष्ट्र का प्रधान, राष्ट्र का प्रधान राजा होगा। तो ये चारों ऑप्शन हो गए। फोर्थ में कोई नहीं, कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग गेस करिए कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गणतंत्र का अर्थ क्या होता है, आप लोग इसे 10 सेकंड गेस करिए। निर्वाचित होगा। तो जो गणतंत्र होता है उसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमारे देश के प्रधान होंगे वो निर्वाचित होंगे। तो हमारे देश के प्रधान कौन है, हमारे देश के प्रधान राष्ट्रपति हैं। और तो इस तरह से हमारे देश के जो राष्ट्रपति होंगे वो निर्वाचित होंगे। तो भारत में लोकतंत्र भी है और भारत में गणतंत्र भी है। यदि अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में राष्ट्र के प्रधान कौन है, वहाँ के राष्ट्रपति जो बाइडेन वहाँ देश के प्रधान है। तो वहाँ के प्रधान भी निर्वाचित होते हैं। तो अमेरिका में भी लोकतंत्र है और अमेरिका में गणतंत्र भी है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे कॉन्सेप्चुअली पूछे जा सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र है, भारत में गणतंत्र भी है और अमेरिका में भी लोकतंत्र है, अमेरिका में भी गणतंत्र है। गणतंत्र क्यों है, जो कि क्योंकि वहाँ के जो देश के प्रधान है वो निर्वाचित होते हैं। भारत में देश के प्रधान कौन है, भारत में देश के प्रधान हमारे राष्ट्रपति हैं और वो निर्वाचित होते हैं। तो इसलिए भारत में गणतंत्र है। अमेरिका में देश के प्रधान कौन है, वहाँ के राष्ट्रपति वहाँ के प्रधान है, तो वहाँ के भी राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। इसलिए अमेरिका में भी गणतंत्र है और भारत में भी गणतंत्र है। तो जैसे गणतंत्र का मतलब देख लेते हैं। गणतंत्र का मतलब ये होता है कि जो देश का प्रधान होगा वो निर्वाचित होगा, वो निर्वाचित होगा। भारत में देश का प्रधान कौन है, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। तो भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, इसलिए भारत में गणतंत्र है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है। कि गणतंत्र का मतलब ये होता है कि उस देश का प्रधान निर्वाचित होगा, ना कि कोई राजा महाराजा उस देश का प्रधान होगा। तो ब्रिटेन में कौन प्रधान है, ब्रिटेन में प्रधान है राजा। तो इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। ब्रिटेन में लोकतंत्र है लेकिन ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो ब्रिटेन का प्रधान है वहाँ के राजा हैं, इसलिए ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है। भारत में गणतंत्र है क्योंकि जो भारत के प्रधान है वो निर्वाचित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा कि राष्ट्र का प्रधान चयनित होगा, ये गलत है। राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होगा, ये सही है। राष्ट्र का प्रधान राजा होगा, ये गलत है। तो ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो ये तीसरा क्वेश्चन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट हो तो कमेंट करिएगा। क्वेश्चन फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 देखते हैं। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है, प्रभुत्व संपन्न राज्य है। ये कथन हो गया, कथन कारण वाला ये क्वेश्चन है। कथन ये है, कारण क्या है कि भारत आंतरिक एवं बाह्य नीतियों के लिए
नीतियों के लिए स्वतंत्र है, नीतियों के लिए स्वतंत्र है। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब क्या होता है कि जो देश होगा वो अपनी आंतरिक व बाह्य नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र है। कोई भी देश उस राज्य पे या उस देश पे दबाव नहीं डाल सकता है कि वो अपने देश की नीतियों को उनके अनुसार बनाए। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हो गया कि वो देश अपनी आंतरिक तथा बाह्य नीतियों को बनाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो आंतरिक नीति हो चाहे उसकी विदेश नीति हो। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। तो ये स्टेटमेंट सही है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी आंतरिक तथा विदेश नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो, कोई भी देश भारत के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता कि वो अपनी आंतरिक या बाह्य नीति, आंतरिक या विदेश नीति उस देश के अनुसार बनाए। इसलिए भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब क्या है कि भारत एक सॉवरन स्टेट है। सॉवरन स्टेट है। क्यों है? क्योंकि भारत अपनी आंतरिक तथा विदेश नीति बनाने के लिए स्वतंत्र है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो यूक्रेन व रूस में युद्ध चल रहा है तो ये भारत के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस देश का पक्ष ले। भारत अपनी विदेश नीति के लिए स्वतंत्र है। अमेरिका उस पर दबाव नहीं डाल सकता है कि भारत यूक्रेन का पक्ष ले, क्योंकि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य है। भारत एक सॉवरन स्टेट है। तो कथन सही है, कारण भी सही है, क्योंकि भारत आंतरिक एवं बाह्य नीति के लिए स्वतंत्र है। तो कथन भी कहीं सही है और कारण भी सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो इस तरह से जो आंसर होगा कि कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हो गया हम लोग का चौथा क्वेश्चन। पांचवें पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें अब जो क्वेश्चन होंगे वो संविधान सभा से संबंधित क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। जितने भी अब जो आने वाले क्वेश्चन है वो संविधान सभा से संबंधित होंगे। तो पांचवा क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर, क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर किया गया था, किया गया था। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया, पहला स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। तो पहला स्टेटमेंट देखिए क्या है कि संविधान सभा का गठन किसकी मिशन की सिफारिश पर किया गया था? कौन से मिशन की सिफारिश पर किया गया था? क्रिप्स मिशन की सिफारिश पर किया गया था। तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। तो संविधान सभा का जो गठन है वो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। जो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड क्या है कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य थे। तो ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट गलत है। तो ऑप्शन क्या होंगे? केवल फर्स्ट, बी ऑप्शन केवल 2, सी ऑप्शन दोनों, डी ऑप्शन कोई नहीं। तो पहला सही, पहला गलत है, सेकंड सही है, तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन थोड़े से बस उसमें शब्दों की हेर फेर की जाती है। यहाँ पे क्रिप्स मिशन की जगह कैबिनेट मिशन का प्रयोग किया गया, यहाँ पे कैबिनेट मिशन की जगह क्रिप्स मिशन का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन को बस थोड़ा सा शब्दों को इधर उधर करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं छठा क्वेश्चन।
तो छठा क्वेश्चन क्या है, संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा कि संविधान सभा का जब गठन हुआ था तो संविधान सभा में संविधान के निर्माण के लिए कई समितियों का निर्माण किया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा कि संविधान सभा ने समितियों के माध्यम से कार्य किया था। तो उसमें जब सभा का गठन हुआ था तो बहुत सारी समितियों का गठन किया गया था, जैसे संघ संविधान समिति हो गई, मूल अधिकारों से संबंधित समिति हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारी समितियों का गठन संविधान सभा में किया गया था। तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, संविधान सभा में कई समितियों का गठन किया गया था, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, मूल अधिकारों से संबंधित समिति। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन क्या होगा कि केवल फर्स्ट, बी स्टेटमेंट केवल, सेकंड, सी स्टेटमेंट दोनों, डी स्टेटमेंट कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ये छठा क्वेश्चन हो गया। तो और इसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। डॉक्टर अंबेडकर को जोड़कर इस समिति में 7 सदस्य थे। सदस्य कितने थे प्रारूप समिति में? कुल 7 सदस्य थे। तो इसमें डॉक्टर अंबेडकर भी शामिल हैं। डॉक्टर अंबेडकर के अलावा 6 और लोग इस समिति में शामिल थे। तो ये आपको याद रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है पीसीएस के लिए। तो ये हो गया छठा क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन देखते हैं गाइस। सातवां क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में प्रांतीय संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। तो इसके आंसर ऑप्शन में देखते हैं क्या है। तो पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा सरदार पटेल, तीसरा पट्टाभी सीतारामैया, चौथा कोई नहीं। तो ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आप लोग आंसर बताइए, 10 सेकंड इसका गैस करिए कि इसका आंसर क्या है। संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। कौन थे? उसका आंसर आप लोग जरा 10 सेकंड गैस करिए, फिर हम लोग इसको बताते हैं। तो इसका आंसर होगा संघ संविधान समिति। जब भी आपके एग्जाम में कोई भी संघ से रिलेटेड समिति पूछी जाए संविधान सभा में, तो संघ से संबंधित जितनी भी समितियां बनेंगी उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो संघ से संबंधित कोई भी समिति बनेगी तो उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। तो ये आपके लिए पीसीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू। और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरदार पटेल थे।
प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार पटेल। तो ये दोनों फैक्ट को आपको याद रखना है कि संघ के अध्यक्ष कौन थे? नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पटेल। प्रांत से पटेल और संघ से नेहरू। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि ऑप्शन फर्स्ट विल बी करेक्ट, ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। संविधान सभा में संघ संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। आठवां क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस संविधान सभा थी। कांग्रेस संविधान सभा थी। तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है? ये कथन हो गया। कारण क्या है? पहला कथन क्या कहता है कि संविधान सभा कांग्रेस थी तथा कांग्रेस संविधान सभा थी। तो और कारण क्या है कि संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, कांग्रेस का बहुमत था। तो इसमें कथन क्या बोल रहा है कि जो संविधान सभा थी वो कांग्रेस थी और कांग्रेस एक संविधान सभा थी। क्यों? क्योंकि जो कारण है, क्योंकि जो उस समय की संविधान सभा थी उस संविधान सभा में कांग्रेस का बहुमत था, इसलिए उस समय की संविधान सभा को कांग्रेस कहा जाता था और एक तरह से कांग्रेस ही संविधान सभा थी। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण है जो है वो कथन की सही व्याख्या करता है। कथन क्या है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस संविधान सभा थी। तो ये कथन सही है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि जो उस समय की संविधान सभा के जितने भी सदस्य थे वो ज़्यादातर सदस्य थे वो कांग्रेस के सदस्य थे, इसलिए ऐसा कहा जाता था कि जो संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस संविधान सभा है। तो इसका आंसर क्या होगा कि कारण भी सही है, कथन भी सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये क्वेश्चन हो गया 8वां क्वेश्चन। ये भी सही है, ये भी सही है, और ये जो कारण है ये कथन की सही व्याख्या करता है, तो ये इसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से हम लोग का आंसर हो गया कथन सही है, कारण सही है और कारण कथन की सही व्याख्या करता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर आईएएस एग्जाम एज वेल एज फॉर पीसीएस एग्जाम। तो ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और तो ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं, तो लेकिन यदि आप लोग को कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। तो ये 8वां क्वेश्चन हो गया। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन क्या है? संविधान सभा में पहला स्टेटमेंट देखते हैं। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये आपको नाम याद रखना है कि नेहरू जी ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड, उद्देशिका भावी संविधान की जो अब वर्तमान में संविधान है उस संविधान की रूपरेखा थी। भावी संविधान की रूपरेखा थी। तो इसका आप लोग आंसर बताइए, 10 सेकंड गैस करिए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर आप लोग 9वें क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में बता सकते हैं कि 9वें जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होगा। मैं कमेंट में वेट करूंगा आप लोग के आंसर का। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो इसका केवल फर्स्ट, केवल सेकंड, या दोनों, या कोई नहीं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो आंसर इसका हम लोग कल डिस्कस करेंगे। 9वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा उसे कल हम लोग देखेंगे, आप लोग कमेंट में कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के पहला स्टेटमेंट 10th क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इस तरह से हम लोग के आज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। संविधान सभा के निर्वाचन में संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में आम जनता ने भाग लिया था। तो ये पहला स्टेटमेंट हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, राज्यों को संविधान सभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई थी। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। संविधान सभा में सदस्यों के निर्वाचन में आम जनता ने भाग लिया था, तो ये पहला स्टेटमेंट। आप लोग इसका आंसर जरा 10 सेकंड आप लोग गेस कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? संविधान सभा के निर्वाचन में आम जनता ने भाग लिया था। तो आम जनता ने भाग नहीं लिया था। संविधान सभा के निर्वाचन में जो सदस्यों का निर्वाचन हुआ था उसमें राज्यों के जो राज्यों की विधानसभा थी, उन विधानसभा के सदस्यों ने उन जो विधानसभा के जो सदस्य थे उन्होंने संविधान सभा के निर्वाचन में भाग लिया था। तो आम जनता ने भाग नहीं लिया था। किसने भाग लिया था? जो विधानसभाओं के जो सदस्य थे, जो राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य थे, उन्होंने संविधान सभा के सदस्यों के निर्वाचन में भाग लिया था। जैसा आज वर्तमान में राज्यसभा का इलेक्शन होता है, वैसे ही उस समय वैसे ही संविधान सभा के सदस्यों के लिए निर्वाचन कराया गया था। तो किसने भाग लिया था? संविधान सभा के जो विधानसभा के सदस्यों ने भाग लिया था। तो अप्रत्यक्ष, एक तरह से जो प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन संविधान सभा के सदस्यों के लिए कराया गया था। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था, अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये क्वेश्चन आपके आईएएस के लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर आईएएस। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। राज्यों को संविधान सभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई थी। तो इसका मतलब क्या है कि जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा होगी उस राज्य को संविधान सभा में सीटें ज़्यादा मिलेंगी। तो जैसे यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 1 करोड़ है तो उत्तर प्रदेश को ज़्यादा सीटें संविधान सभा में आवंटित की जाएंगी, और जैसे गोवा हो गया तो उसकी जनसंख्या कम है तो उसे संविधान सभा में कम सीटें आवंटित की जाएंगी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। सेकेंड स्टेटमेंट भी, राज्यों को संविधान सभा में सीटें जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गई थी। तो ये दूसरा स्टेटमेंट सही होगा। तो पहला गलत हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो जनसंख्या के आधार पर राज्यों को सीटें संविधान सभा में आवंटित की गई थी। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है और पहला गलत है। और आपको एक फैक्ट और याद रखना है कि 10 लाख की जनसंख्या पर संविधान सभा में 1 सीट आवंटित की गई थी। तो 10 लाख की जनसंख्या पे संविधान सभा में 1 सीट आवंटित की गई थी। यदि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उस समय 1 करोड़ थी तो उनको कितनी सीटें आवंटित होंगी? हम लोग 1 करोड़ मान रहे हैं कि 1 करोड़ उस समय थी। तो 1 करोड़ के हिसाब से उत्तर प्रदेश को कितनी सीटें संविधान सभा में मिलेंगी? तो उत्तर प्रदेश को 10 सीटें संविधान सभा में मिलेंगी। आपको ये फैक्ट याद रखना है। 10 लाख की जनसंख्या पर, ये आपसे यूपी पीसीएस में ऐसा फैक्ट पूछा जा सकता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर 1 सीट आवंटित की गई थी। 1 सीट
10 लाख की जनसंख्या पर। यदि यूपी की जनसंख्या मान लीजिए उस समय 1 करोड़ थी तो यूपी को कितनी सीटें मिलेंगी? 10 सीटें। यूपी को मान लीजिए 1 करोड़ है उस समय थी तो यूपी को कितनी मिलेंगी? 10 सीटें। यदि मान लीजिए दिल्ली की, मान लीजिए महाराष्ट्र की कितनी थी? 50 लाख, तो महाराष्ट्र को कितनी मिलेंगी? 5 लाख। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट राज्यों को संविधान सभा में आवंटित की गई थी। तो इस तरह से हम लोग ने आज के पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए और इसका आंसर क्या होगा? पहला ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल 2, सी दोनों, केवल 2 और डी कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला गलत है तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड विल बी करेक्ट, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो पहला गलत, सेकंड सही, तो आंसर ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो गाइस ये हो गया हम लोग का PQRS का सेकंड पार्ट वी हैव कंप्लीटेड। तो वी विल डिस्कस द थर्ड पार्ट ऑफ दिस PQRS टुमारो। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच गाइस। इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और उनको इस चैनल के साथ जोड़ें जो भी पहली बार प्रीलिम्स देने जा रहा है, जो IAS का प्रीलिम्स या PCS का प्रीलिम्स देने जा रहा है, तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस।